करंट अफेयर का रिवीजन करिए, उसके बाद आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर से 2 क्विज लगाऊंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ को ICTP रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? कैरोलिना अरुजो को, ये ब्राजील की है। हाल ही में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये भारत का अपनी तरह का पहला केंद्र है, इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में टॉप पर कौन है? अभिनेता सोनू सूद। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में बेंगलुरु में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए कितना मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? 500 मिलियन डॉलर। 11 दिसंबर 2020 को किस विषय के साथ अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया? 11 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। 2020 का थीम है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? जेना वोल्ड्रिज। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने के लिए पूरे भारत में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 1000। किस भारतवंशी को अमेरिकी संसद के कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस का अध्यक्ष बनाया गया है? प्रमिला जयपाल को। अमेरिका की टाइम पत्रिका ने हाल ही में किन 2 लोगों को संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? जो बाइडन और कमला हैरिस। जो बाइडन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे, कमला हैरिस वहां की उपराष्ट्रपति होंगी। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने विकासशील देशों को वैक्सीन खरीदने और वितरित करने हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए एपीवैक्स लॉन्च की है। यहाँ पे APVAX का पूर्ण रूप क्या है? एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी इसका फुल फॉर्म होगा। 10 दिसंबर से भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का किस संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है? यह 5वां संस्करण है और इस सम्मेलन का विषय है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स एंड वाटर बॉडीज विथ ए फोकस ऑन अर्थ गंगा। हाल ही में किसने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान शुरू किया है? केंद्रीय खेल मंत्रालय ने। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में जगन्नाथ जीव क्रांति योजना लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। अब चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 देशों ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहले रेल लिंक सेवा की शुरुआत की है? तो ये कदम उठाया है ईरान और अफगानिस्तान ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। व्यापार के लिए काफी अहम कदम माना जा रहा है, खास करके अफगानिस्तान जैसे युद्ध प्रभावित देश के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोनों देशों के बीच जो है काफी आसानी से व्यापार हो सकेगा। तो पहली बार ईरान और अफगानिस्तान के बीच में रेल लिंक सेवा की शुरुआत की गई है। इन दोनों देशों के बारे में जानिए। ईरान की कैपिटल है तेहरान। यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खोमैनी। राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। संसद का नाम है मजलिस और मुद्रा का नाम है तोमन। यहाँ की मुद्रा हुआ करती थी रियाल, लेकिन अब रियाल नहीं है, अब वहाँ की मुद्रा का नाम हो गया है तोमन। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। बताते चलें कि पिछले महीने 23 से 24 नवंबर को अफगानिस्तान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। संसद का नाम है शूरा और मुद्रा का नाम है अफगानी। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस नदी पर 266 करोड़ रुपए की लागत से बने कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? तो 266 करोड़ रुपए की लागत से कोइलवर पुल को बनाया गया है। किस नदी पर? सोन नदी पर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। सोन नदी पर इसे बनाया गया है। किस राज्य में? बिहार में। ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी पुल है जो कि बिहार में आरा से पटना को जोड़ती है। ये पुल उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो है प्रमुख सड़क लिंक का भी काम करेगा। आपको बता दें, पहले से ही यहाँ पर कोइलवर पुल एक था पुराना, लेकिन ये जो बनाया गया है ये नया है और इसका भी नाम वही रखा गया है, कोइलवर पुल। ठीक है, जो पुराना कोइलवर पुल है वो उसे 1862 में बनाया गया था और 1862 से लेकर 1900 ईस्वी तक ये भारत का सबसे लंबा पुल रहा था। 1862 में इस पुल का उद्घाटन किए थे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड एल्गिन। तो ये कोइलवर पुल जो है उसी के समानांतर बनाया गया है। इसका उद्घाटन किए हैं नितिन गडकरी। ये सोन नदी पर बना है। ठीक है, सोन नदी के बारे में जानिए। सोन नदी का उद्गम स्थल है यानी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से और इसका मुहाना है यानी कहां पर जाकर गिरती है? गंगा नदी में। कहां पर? पटना में। इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। सोन नदी जो है
इसके किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर हैं जैसे कि सिद्धि, डेहरी, दाऊदनगर, पटना और चौपान। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलिए या फिर दक्षिण कोरिया बोलिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर भारत के राजदूत बने हैं अनिंदय बनर्जी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इन्हें श्री प्रिया रंगनाथन की जगह नियुक्त किया गया है। और अनिंदय बनर्जी इससे पहले बांग्लादेश में असिस्टेंट हाई कमिश्नर थे। ठीक है, इन्हें दक्षिण कोरिया में भारत का राजदूत बनाया गया है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है सियोल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिए, एक है साउथ कोरिया और एक है नॉर्थ कोरिया, और इन दोनों देशों का जो बॉर्डर है उसे एक समानांतर रेखा जो है इन लोगों का बॉर्डर बनता है। जैसे कि कनाडा और अमेरिका का 49वीं समानांतर रेखा जो है बॉर्डर बनती है, उसी तरह से साउथ और कोरिया का जो बॉर्डर है वो है 38वीं समानांतर रेखा। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए, जीके का क्वेश्चन बनता है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन और चुंग से क्यून वहां के प्रधानमंत्री हैं। संसद का नाम है नेशनल असेंबली और मुद्रा का नाम है वोन। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया? तो हाल ही में यह दिवस मनाया गया 12 दिसंबर को। हर साल 12 दिसंबर को ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। 2020 का थीम है हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। इस साल का ये विषय है। आपको बता दें यूनाइटेड नेशन ने इस दिवस की घोषणा 2017 में की थी, यानी इस दिवस की शुरुआत 2017 में की थी। अच्छा, 12 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? नोट करिए, इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस भी 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह पहला ही संस्करण था। पहली बार इन दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व किए वहां के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव। और इस सम्मेलन में भारत और उज्बेकिस्तान ने कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए डिजिटल रूप से। और इस सम्मेलन के दौरान भारत ने सीवरेज ट्रीटमेंट और सूचना प्रौद्योगिकी सहित उज्बेकिस्तान की 4 विकास परियोजनाओं के लिए $448 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने की भी पुष्टि की। अब जानिए उज्बेकिस्तान के बारे में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। एक है ताशकंद समझौता। क्या आपको पता है कि ताशकंद समझौता क्या है? 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुआ था। उसके बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता हुआ, उसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। ठीक है, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत और किस देश ने एक टास्क फोर्स यानी कार्यबल का गठन किया है? तो हाल ही में भारत और कतर ने एक कार्यबल का गठन किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। यह कार्यबल भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए गठित किया गया है ताकि कतर जो है ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में अधिक से अधिक निवेश कर सके। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वहां की यानी कतर के पेट्रोलियम राज्य मंत्री हैं साद शेरिदा अल काबी, इन दोनों ने मिलकर इस टास्क फोर्स का गठन किया है। वैसे इसका गठन करने के लिए कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था। कतर की बात करें तो कतर भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्ति करता है और भारत कतर से लगभग 85 लाख टन सालाना LNG का आयात करता है। ठीक है, 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में ही किया जाएगा। कैपिटल है दोहा। यहाँ के अमीर हैं तमीम बिन हमाद, प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल खालिद बिन खलीफा, संसद का नाम है मजलिस अल शूरा और मुद्रा का नाम है रियाल। दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए किस राज्य ने महाशरद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। महाशरद यानी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और शरद से शरद पवार। हाल ही में 12 दिसंबर को शरद पवार जो कि NCP के प्रमुख हैं, उनका 80वां जन्म दिवस मनाया गया। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र की सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए महाशरद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कई सारे लोग, संगठन या कंपनियां हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्रदान करना चाहती हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे दिव्यांग व्यक्तियों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, वैसे महाशरद का फुल फॉर्म होगा महाराष्ट्र
सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं। महा आवास योजना, महापरवाना योजना और देश की पहली किसान रेल सेवा इसी साल शुरू की गई है। देवलाली दानापुर के बीच में, देवलाली महाराष्ट्र में है और दानापुर बिहार में है। हाल ही में कहलगांव वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र का 50वां अभयारण्य बना है। वहीं राज्य सरकार जो है जाति आधारित नामों वाली सभी कॉलोनियों का नाम बदलने की घोषणा की है। इसके लिए वहां की सरकार ने बिल भी पारित किया है। महाराष्ट्र की सीमा भारत के 6 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। जिलों की संख्या 36 है। मुंबई समर कैपिटल है यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। नागपुर विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। दीपंकर दत्त मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288, विधान परिषद भी है जिसकी सीट की संख्या 78 है। राजकीय पशु विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, राजकीय वृक्ष आम, राजकीय फूल जरूल, राजकीय खेल कबड्डी। लावनी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफ्फा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेझिम तथा पोवाड़ा यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तंसा अभयारण्य सभी महाराष्ट्र में है। पेंटाकली डैम पेंगंगा नदी, वर्धा डैम वर्धा नदी, कोयना डैम कोयना नदी, जायकावाड़ी डैम, गोदावरी नदी, गिरना डैम गिरना नदी, उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। कुछ प्रमुख जनजातियां हैं बार्ली, कोली, चितपावन तथा अबुम्फा मडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी mRNA तकनीक पर आधारित वैक्सीन का क्या नाम है जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पहले और दूसरे चरण के मानव नैदानिक परीक्षण की मंजूरी दे दी है? तो भारत की पहली स्वदेशी mRNA तकनीक पर आधारित वैक्सीन का नाम है HGCO19। तो हाल ही में DCGI ने इसके मानव नैदानिक परीक्षण की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। वर्तमान समय में भारत के DCGI कौन है? तो ये हैं VG सोपानी। और इस वैक्सीन का निर्माण कौन कर रहा है भारत में, वो जान लीजिए। HGCO19 इस वैक्सीन का नाम है। इसे पुणे स्थित जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स और अमेरिकी कंपनी HDT बायोटेक कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर बना रही है। mRNA तकनीक क्या है वो जान लीजिए। mRNA इसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये वैक्सीन पूरी तरह से सिंथेटिक होता है और इनके विकास के लिए बैक्टीरिया जैसे किसी भी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। और इस तकनीक में वैक्सीन की मदद से मानव कोशिकाओं को जेनेटिक निर्देश मिलता है जिससे वो वायरस से लड़ने के लिए प्रोटीन विकसित कर सकें। आम भाषा में बताऊं तो जैसे कि सारी दुनिया इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बना रही है, तो वो वैक्सीन जो है डायरेक्ट वायरस से लड़ेगा, लेकिन ये जो वैक्सीन है ये वायरस से लड़ने के लिए शरीर के अंदर ही प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, यानी इस तकनीक से बनी वैक्सीन शरीर की कोशिकाओं में ऐसे प्रोटीन बनाती है जो वायरस के प्रोटीन की नकल कर सके और इससे संक्रमण होने पर इम्यून सिस्टम यानी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो सक्रिय हो जाता है और वायरस को नष्ट करने में मदद मिलता है। 12 दिसंबर 2020 को पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 12 दिसंबर को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की? संयुक्त राष्ट्र, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चिली और इटली ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन की सह मेजबानी की। ठीक है, पेरिस समझौता के बारे में जान लीजिए। पेरिस समझौता जो है इसको 12 दिसंबर 2015 को 196 देशों ने स्वीकार किया था और ये समझौता पूर्ण रूप से लागू हुआ था 4 नवंबर 2016 को। ध्यान में रखिए, अमेरिका जो है हाल ही में औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसे कॉप भी कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसे कहा जाता है। तो इस सम्मेलन का 26वां संस्करण होगा, इसीलिए इसे कॉप 26 कहा जा रहा है। तो 2021 में 1 से 12 नवंबर तक ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया जाएगा। एक ही वर्ष में विश्व कप, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और बैलन डी ओर जीतने वाले इतिहास के एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी कौन हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया?
तो इनका नाम है पाओलो रोजी। हाल ही में इनका 64 साल की उम्र में निधन हो गया है। पाओलो रोजी इटली के थे और 1982 के फीफा विश्व कप में इन्होंने 6 गोल किए थे और इस तरह से इन्होंने एक ही साल में गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और बैलन डी ओर पुरस्कार जीत लिया था। और इनकी टीम इटली ने 1982 का फीफा विश्व कप भी जीत लिया था। तो विश्व कप जिताने में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिएगा, पाओलो रोजी का संबंध किस देश से है? इटली से है। और कुछ दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे डिएगो मैराडोना, उनका भी निधन हो गया, वो अर्जेंटीना के थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 100% जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो 100% जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे 100% जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। ठीक है, और इस तरह से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लक्षद्वीप भारत का दूसरा ऐसा स्थान बन गया है जो कि 100% जैविक खेती को अपना लिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिए। जैविक खेती क्या है? मतलब बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल की जो खेती की जाती है उसे जैविक खेती कहा जाता है, यानी खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पूरी तरह से जैविक खेती इसे कहा जाता है। तो 100% जैविक खेती को अपना लिया है लक्षद्वीप ने। ठीक है, उसके पहले सिर्फ सिक्किम ही ऐसा राज्य था जिसने जैविक खेती को पूर्ण रूप से अपनाया हुआ था। और इस तरह से लक्षद्वीप को 100% जैविक खेती का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है केंद्र सरकार द्वारा। लक्षद्वीप की बात करें तो इसकी राजधानी कावारती है और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो कि इसी साल बनाए गए हैं वहां के प्रशासक। और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो हैं, ये वर्तमान में दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये दोनों अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 2 हुआ करते थे, अब इन दोनों का विलय कर दिया गया है। तो यहाँ के भी ये प्रशासक हैं। 11 दिसंबर 2020 से 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन शुरू हुआ है देहरादून में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 11 दिसंबर से शुरू हुआ है और 14 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय है इमर्जिंग pathway for building a resilient post-COVID-19 mountain economy, adaptation, innovation and acceleration। टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं एरिक इवान। ऑप्शन डी सही उत्तर है। एरिक इवान कौन है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जूम, आप लोग जानते होइएगा, वीडियो कॉलिंग किया जाता है जूम, उसके सीईओ हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान जो है इस ऐप को इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश किया और लोग जो है इसकी काफी तारीफ भी किए, फायदा भी उठाए। तो इसके सीईओ हैं, इसीलिए टाइम पत्रिका ने इन्हें टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है, एरिक इवान को। तो टाइम पत्रिका जो है लगातार किसी न किसी व्यक्ति को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित कर रही है। जैसे कि हाल ही में टाइम की प्रथम किड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई है गीतांजलि राव, ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। वहीं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुने गए हैं जो बाइडन और कमला हैरिस। टाइम्स मैगजीन जो है ये अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका है, 1923 में स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, एडिटर इन चीफ है एडवर्ड फालसेंथल। अच्छा, अगला क्वेश्चन है टाइम हीरोज ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? 2020 के लिए टाइम हीरोज ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? तो ये है राहुल दुबे, ये भी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। तो इसी साल एक काले व्यक्ति थे अमेरिका में, अश्वेत व्यक्ति थे जॉर्ज फ्लोइड, उनकी एक पुलिस वाले ने हत्या कर दी थी और इसको लेकर अमेरिका में काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। तो राहुल दुबे जो हैं, जो प्रदर्शनकारी थे, उन सभी के लिए अपने घर को खोल दिए थे, यानी प्रदर्शनकारी जो इनके घर में आके रह रहे थे, और ये बहुत बड़ा काम है अमेरिका में। तो इसीलिए टाइम पत्रिका ने इन्हें टाइम हीरोज ऑफ द ईयर के लिए चुना है 2020 के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना।
और 2020